आज का टॉपिक है अपने पश्चपाद की अस्थियां, यानी पिछले पैर की अस्थियों के बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहली अस्थि है अपनी हिप बोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस कॉक्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने अग्रपाद की अस्थियों के बारे में बात की थी। ठीक है। और आज हम बात करेंगे पिछले पैर की अस्थियों के बारे में। तो एक जनरल बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो पश्चपाद की अस्थियों में कौन कौन सी अस्थियां शामिल होती हैं। ठीक है। पश्चपाद की अस्थियां। तो पश्चपाद की अस्थियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हिप बोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस कॉक्सी। अब ये जो ऑस कॉक्सी है, यह तीन अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। नंबर एक इलियम, नंबर दो इस्चियम, और नंबर तीन प्यूबिस। तो हिप बोन तीन अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। और इन अस्थियों की संख्या, इलियम कितनी होती है इसमें टोटल, हिप बोन में दो, इस्चियम भी कितनी होती हैं, दो, और प्यूबिस भी कितनी होती हैं, ये संख्या में दो दो होती है। ठीक है। दूसरी अस्थि होती है फीमर, और तीसरी अस्थि यहीं पर कौन सी आ जाती है, फीमर के साथ में ही, और यहाँ होती है टिबिया फिबुला। और इन दोनों के बीच में ही क्या जुड़ी रहती है, यहाँ पर पटेला। ठीक। और टिबिया फिबुला के बाद छोटी छोटी अस्थियां, जिनको हम अग्रपाद में क्या बोल रहे थे, कार्टिल, तो उन अस्थियों को यहाँ पर बोला जाता है टार्सल। टार्सल अस्थियां। और टार्सल्स के बाद अग्रपाद में जिनको बोल रहे थे हम मेटाकार्पल, तो यहाँ बोला जाता है उनको मेटाटार्सल। उन्हीं को ही हम यहाँ क्या कहते हैं, मेटाटार्सल कहते हैं। और लास्ट में अग्रपाद की तरह ही क्या होती हैं, फेलेंजेज। और फेलेंजेज कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट फेलेंजेज, सेकंड फेलेंजेज, और थर्ड फेलेंजेज। ठीक है। तो इस तरह से ये सभी अस्थियां किसकी होती हैं, पश्चपाद का निर्माण करती हैं। हिपबोन, फीमर, फीमर के डिस्टल एंड पर पटेला होती है। और तीसरे नंबर पर टिबिया फिबुला, उसके बाद टार्सल अस्थियां, जिनको हम अग्रपाद में क्या बोल रहे थे, टार्सल्स को ही कार्पल कह रहे थे। ठीक है। और उसके बाद जिनको हम अग्रपाद में मेटाकार्पल बोलते हैं, उन्हीं अस्थियों को, ठीक है, उसी की तरह होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेटाटार्सल बोलते हैं। और फिर अंत में फेलेंजेज होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक। हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है हिप बोन, यानी ऑस कॉक्सी। ठीक। तो सबसे पहली चीज की जो ऑस कॉक्सी है, ठीक है, जो किसका निर्माण करती है, पेल्विक गर्डल का निर्माण करती है। ठीक है। जो अपनी पेल्विक कैविटी होती है, इसी इन्हीं अस्थियों के अंदर स्थित होती है। अब कैसे, जो ओस कॉक्सी है, वो बोलते हैं जो हिप बोन है उसका एक अर्धांश,
यानी दो समान आकार की हिप बोन मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? पेल्विक गर्डल का निर्माण करती हैं। तो हमने बात की थी कि जो हिप बोन है, एक हिप बोन में तीन अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और दोनों अर्धांश मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पेल्विक गर्डल का निर्माण करते हैं। ठीक। अब ये जो दोनों हिप बोन हैं, जहां पर ये मिलती हैं, ये क्या हो गई? हिप बोन है। ठीक। इसमें अगर हम यहां से बात करें, ये वाला जो भाग है, आधा भाग उधर और आधा भाग इधर। ठीक है। ये एक हिप बोन हो गई, और ये दूसरी हिप बोन हो गई। तो ये दोनों हिप बोन यानी अर्धांश हैं ये। तो ये दोनों अर्धांश मिलकर के, ठीक है, यहाँ पर बीच वाले भाग पर क्या हो रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं। ठीक। तो यहां से लेकर के इस वाले क्षेत्र तक ये दोनों हिप्पोन क्या हो रही हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, और जुड़ करके एक संरचना बनाती हैं, जिसे हम क्या बोल रहे थे? पेल्विक गर्डल कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? पेल्विक गर्डल कहते हैं। अब ये जो जोड़ बना है यहाँ पर, इस जोड़ को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक सिम्फाइसिस। क्या कहते हैं? पेल्विक सिम्फाइसिस। इस जोड़ को क्या कहते हैं हम? पेल्विक सिम्फाइसिस। हमने पहले बात कर चुके हैं, जब मैंडिबुलर सिम्फाइसिस की हम बात कर रहे थे, इस सिम्फाइसिस जोड़ किसे कहते हैं? तो सिम्फाइसिस जोड़ किसे कहते हैं? कि ऐसे जोड़, ठीक है, जो समान आकार आकृति की अस्थियों के मध्य बनते हैं। ठीक है। क्योंकि ये दोनों तरफ की जो हिप बोन है, कैसी हैं? आकार आकृति में समान है। ठीक है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त होती है कि ये जो समान आकार आकृति की अस्थियां हैं, यह शरीर की मध्य सतह, मध्य रेखा पर आकर के जुड़नी चाहिए। तो ये जो जोड़ बनता है, हिप बोन, जो दोनों हिप बोन है, वो शरीर की मध्य रेखा पर आकर के ही जुड़ती है। ठीक है। तो इसलिए हम इस जोड़ को क्या कह देते हैं? सिम्फाइसिस जोड़। यानी ऐसे जोड़ जो समान आकार आकृति की अस्थियों के मध्य बनते हैं, और शरीर की मध्य रेखा पर आकर के ये अस्थियां जुड़ती हैं, जो समान आकार आकृति की हैं। ठीक है। तो वह जोड़ क्या कहलाते हैं? सिम्फाइसिस जोड़ कहलाते हैं। तो ये पेल्विक बोन है, हिप बोन है, और शरीर की मध्य रेखा पर आकर के जुड़ रही है, समान आकार आकृति की होती हैं। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? पेल्विक सिम्फाइसिस बोल देते हैं। ठीक है। देखिए, अब तो दोनों चीज क्लियर अपनी। पेल्विक सिम्फाइसिस हो गया, क्योंकि दोनों हिप बोन मध्य रेखा पर आकर के जुड़ती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक सिम्फाइसिस कहते हैं। और ये हिप बोन ही पेल्विक कैविटी का निर्माण कर रही है, उसकी फर्श का भी निर्माण करती है, और दीवारों का निर्माण भी करती है। और इसकी जो छत है, ठीक है, इसकी जो छत है, वो किससे बनती है? यहां पर ऊपर क्या जुड़ा रहता है? सैक्रम जुड़ा हुआ रहता है। तो पेल्विक कैविटी जो है, उसकी फर्श और दीवार का निर्माण तो कौन करता है? हिप्पोन करती है। और जो छत है, उसका निर्माण कौन करता है? सैक्रम। ठीक। तो पेल्विक कैविटी की फर्श और दीवार बनाती है, ठीक है, और छत सैक्रम बनाता है। कौन बनाता है? सैक्रम द्वारा। छत का निर्माण किसके द्वारा होता है? सैक्रम के द्वारा होता है। प्रत्येक हिप्पोन तीन अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, तीन अस्थियां हैं, और तीनों अस्थियां मिलकर के एक हिप्पोन का निर्माण करती हैं। तो दो हिप्पोन होती हैं, दो अर्धांश होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक पेल्विक गर्डल में, ठीक है, उसमें दो इलियम होती हैं, दो इस्चियम होती हैं, और दो प्यूबिस होती। ठीक। अब यहाँ पर जो तीनों अस्थियां हैं, एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, और किसका निर्माण करती हैं? एसिटाबुलम कैविटी का निर्माण करती हैं। ये तीनों अस्थियां
ये तीनों अस्थियों से मतलब है इलियम इस्चियम प्यूबिस मिलकर एसिटाबुलम कैविटी का निर्माण करती। अब जो एसिटाबुलम कैविटी है किसके लिए काम आती है? इसमें फीमर का इसमें फीमर का हेड फिट होता है। फीमर का हेड फिट होता है और कौन सा जोड़ बनाता है? हिप जॉइंट बनाता है। और हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है। तो एसिटाबुलम कैविटी क्या है? कि जो इलियम इस्चियम प्यूबिस तीनों जो अस्थियां हैं, ठीक है, ये वाला भाग। अब इसमें हम बात करें कि इलियम इस्चियम प्यूबिस कहां पर है। ये वाला जो पूरा भाग है, यहां से लेकर के ये यहां तक पहुंचता है। ठीक है। और इधर से ये कहां तक आता है? यहां तक। ये जो पूरा भाग है ये क्या है? इलियम है। कौन सी हो गई? इलियम। तो दिखने में कैसा है ये? त्रिकोणाकार है। ठीक है। और फ्लैट बोन है। ठीक। ये चीज विंग, ये इसका क्या कहलाता? विंग कहलाता। और ये वाला भाग जो इधर की तरफ आया है ये क्या कहलाता है? इसकी शाफ्ट। दूसरा, इस तरह से थोड़ा सा यहां से ले लेंगे इसको। देखो, ये भाग क्या कहलाता है इसका? प्यूबिस। और पीछे का जो भाग बचा ये पूरा कहलाता है इस्चियम। यहां से इसके सहारे सहारे ये जो पूरा भाग बचा, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? इस्चियम कहलाता है। इस तरह से जो यहाँ पर ये कैविटी बनती है, तो यहाँ पर तीनों अस्थियां आकर के मिलती हैं। इलियम भी आ रही है, इच्चियम भी आ रही है। सॉरी, ये इच्चियम नीचे की तरफ हो गई और ये प्यूबिस। तीनों अस्थियां मिलकर के इस वाले भाग का निर्माण करते हैं। और ये जो कैविटी बनती है, इसी कैविटी को क्या कहते हैं? एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एसिटाबुलम। ठीक। तो एसिटाबुलम कैविटी का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? इलियम, इच्चियम और प्यूबिस तीनों अस्थियों के द्वारा होता है। ठीक। और इसमें जो फीमर है उसका हेड आकर के फिट होता है और हिप जॉइंट बनाता है। क्लियर? तो इस तरह से एसिटाबुलम कैविटी का निर्माण होता है। अब यहां से आगे चलते हैं कि और क्या चीज है। अब जो ये, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं, पहले मिटा देते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं पहली अस्थि इलियम के बारे में। इलियम कहां से लेके कहां तक है इसमें?
सिर्फ क्योंकि थोड़ी देर फिजियोलॉजी पहले को हमने पढ़ा बात था की नहीं। थी। ये जो पूरी मार्किंग है, ठीक है, ये किसकी है? इलियम की होती है। ठीक है। अब जो इलियम है कैसी है? त्रिकोणाकार अस्थि होती है। और अस्थियों के प्रकार के आधार पर बात करें तो ये फ्लैट प्रकार की बोन होती है। और स्थिति क्रेनियोलेटरल। ठीक। क्योंकि इन सभी अस्थियों से कहाँ है? ये आगे की तरफ है और साइड में स्थित होती है। अब फ्लैट बोन है, तो फ्लैट बोन में सरफेस कितनी होती है? दो। ठीक है, क्योंकि उनकी मोटाई चौड़ाई कम होती है, यानी मोटाई होती है उसके स्थान पर। और सरफेस कितनी हो जाती है? दो। एक सतह तो बाहर की तरफ की और एक सतह अंदर, जहां पर ये पेल्विक कैविटी बनती है। तो अंदर वाली सतह इसकी क्या कहलाती है? पेल्विक सरफेस कहलाती है। और ये जो बाहर वाली सतह है वो क्या कहलाती है? इसकी ग्लूटियल सरफेस कहलाती है। ठीक है। तो जो बाहर की तरफ से दिखाई देती है या ऊपर की तरफ होती है, पार्श्व सतह की ओर होती है, वो क्या कहलाती है? इसकी पेल्विक, सॉरी, ग्लूटियल सरफेस कहलाती है। ये तो कहलाएगी इसकी ग्लूटियल सरफेस, क्योंकि इसके ऊपर ग्लूटियल लाइन उपस्थित होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ग्लूटियल सतह बोल देते हैं। और अंदर की तरफ पूरी एक कैविटी का निर्माण करते हैं ये। ठीक है। तो अंदर की जो दीवार बनाने में ये काम आती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पेल्विक कैविटी को ये बनाती है। तो उस सतह को बोल देते हैं हम, अंदर वाली सतह को पेल्विक सरफेस बोलते हैं। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर तीन होते हैं। ठीक। डोर्सल, लेटरल और मीडियल। ठीक। डोर्सल ये वाला हो जाएगा ऊपर की ओर, मीडियल अंदर वाला हो जाएगा, और साइड वाला क्या हो जाएगा? ये लेटरल हो जाता है। तो तीन इसमें क्या होते हैं? बॉर्डर। अब एंगल्स की बात करें तो एंगल्स कितने होते हैं इसमें? एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, और तीसरा एंगल ये। ठीक। तो इन एंगल्स को नाम दे देते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल और डिस्टल। अब ये काम क्या आते हैं और इनके काम नाम क्या है? जो अंदर की ओर का एंगल है ये वाला, और इसी तरह से अंदर वाला भाग दूसरी ये इलियम का हो गया, तो ये इसका हो गया। तो इन एंगल्स को क्या कह देते हैं हम? इंटरनल एंगल ऑफ इलियम। और दूसरा नाम इनका क्या होता है? ट्यूबर सैक्रेल। क्या कहते हैं? ट्यूबर सैक्रेल। क्यों कहते हैं सैक्रेल? क्योंकि यहां पर सैक्रम आकर के जुड़ता है। इसके ऊपर यहां पर जो इलियम है, इनके इस भाग पर यहां से लेके यहां तक कौन सी संरचना आकर के जुड़ती है? सैक्रम आकर के जुड़ता है। तो इसलिए इलियम के इस अंदर वाले भाग को, अंदर वाले जो एंगल हैं, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम? ट्यूबर सैक्रेल। ठीक। और दूसरा जो बाहर की तरफ का एंगल होता है इसका, ठीक, उसको क्या बोल देते हैं हम? ट्यूबर कॉक्सी। इसको बोल देते हैं हम ट्यूबर कॉक्सी। ठीक। तो तीसरा होता है इसका डिस्टल एंगल, यानी दूरस्थ कोण। तो ये डिजिटल एंगल किसके निर्माण में मदद कर रहा है? ये कैविटी हमने बात की थी, कौन सी कैविटी थी? एसिटाबुलम कैविटी। तो एसिटाबुलम कैविटी के निर्माण में ये मदद करता है। कौन सी कैविटी को बनाता है? ये किस भाग को बनाता है? एसिटाबुलम कैविटी को बनाता है। तो एसिटाबुलम कैविटी को बनाने में इलियम का कौन सा एंगल या कौन सा भाग मदद करता है? डिजिटल एंगल मदद करता है। अब इसका जो ये चौड़ा वाला भाग है, ठीक है, ये तो कहलाता है इसका विंग। ठीक है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? विंग, क्योंकि पंखनुमा भाग है। और ये आगे का जो भाग है ये कहलाता है इसका शाफ्ट। इस नाम से जाना जाता है, शाफ्ट के नाम से जाना जाता है।
तो इसके दो भाग हो गए, कौन कौन से, विंग और सिक। ठीक। अब यहीं पर जो साफ्ट वाला भाग है इसका, इलियम का, दो छोटे छोटे उभार होते हैं इस साफ्ट पर अंदर की ओर, एक यहां हो गया और एक दूसरी इलियम में हो। तो इन उभारों को हम क्या बोलते हैं, पसेस ट्यूबरकल, पसेस ट्यूबरकल। पसेस ट्यूबरकल किसके भाग हैं, इलियम के भाग होते हैं। ठीक है। और जो इन दोनों पसेस ट्यूबरकल के बीच की जो दूरी होती है, क्योंकि दोनों तरफ की जो अर्धांश हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, पेल्विक कैविटी का निर्माण करते हैं। इन दोनों पसेस ट्यूबरकल के जो बीच की दूरी है, उस दूरी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायामीटर। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डायामीटर। तो जिस पशु में इन दोनों पसेस ट्यूबरकल के बीच की दूरी अधिक होगी, ठीक है, तो व्यास अधिक होगा। ठीक है, किसका, पेल्विक कैविटी का। तो जब पसेस ट्यूबरकल के बीच की दूरी अधिक होगी तो पेल्विक कैविटी का व्यास क्या होगा, बड़ा होगा। तो पेल्विक कैविटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम यह बोल सकते हैं, क्योंकि फीमेल में यहां पर किसके लिए जरूरी होती है, पेल्विक कैविटी बच्चे के विकास के लिए जरूरी होती है। तो फीमेल में जो पसेस ट्यूबरकल है इनके बीच की दूरी अधिक होती है, यानी ये बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है, फीमेल में अधिक होता है। ठीक है। मेल में ट्रांसवर्स डायमीटर कम होता है और फीमेल में ट्रांसवर्स डायमीटर अधिक होता है, जिसकी वजह से फीमेल की पेल्विक कैविटी बड़ी होती है। और ट्रांसवर्स डायमीटर, उनके बीच की दूरी है पसेस ट्यूबरकल के बीच की दूरी है। पसेस ट्यूबरकल क्या है, जो इलियम है उसकी साफ्ट पर मध्य सतह की ओर दो छोटे छोटे उभार होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ की इलियम पर ये होते हैं। ठीक। तो ये बात होगी इसके बारे में, इलियम के बारे में। तो इलियम क्या है, एक प्रकार की फ्लैट बोन है, जिसका एक भाग विंग कहलाता है और एक भाग जो नीचे की ओर आता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, साफ्ट कहलाता है। इसमें फ्लैट बोन है, इसलिए सरफेस कितनी हो जाएंगी, दो। एक अंदर की ओर, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक सरफेस, बाहर की ओर की कहलाती है ग्लूटियल सरफेस। इस तो ग्लूटियल सरफेस के फिजियोलॉजी ऊपर मेरे को पड़ेगा। ग्लैंड पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लूटियल ग्लैंड। यहाँ पर बॉर्डर की बात करें तो तीन हो गए, मीडियल, लेटरल और डोर्सल। एंगल की बात करें तो तीन हो गए, ठीक है, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल और डिस्टल एंगल। इंटरनल एंगल को बोलते हैं ट्यूबर सैक्रेल, एक्सटर्नल एंगल को बोलते हैं ट्यूबर कॉक्सी, और डिस्टल एंगल किसके निर्माण में मदद करता है, जो एसिटाबुलम कैविटी है उसको बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो ये बात होगी इसके बारे में, इलियम के बारे में। अब इसी में से हम दूसरी अस्थि के बारे में बात करते हैं, इस्चियम। ठीक है। अब इस्चियम अस्थि कहां से लेके कहां तक है, इसको देखें हम। ये जो रेड मार्किंग हम कर रहे हैं, ये पूरा क्या है, इच्चियम अस्थि होती है। तो देखने पर हमें कैसी दिखाई दे रही है, चतुष्कोणीय दिखाई दे रही है। ठीक है। और ये तीनों ही अस्थियां कैसी हैं, फ्लैट बोन होती है। तो पहला पॉइंट, कैसी है ये, चतुष्कोणीय अस्थि होती है और चपटी होती है। कैसी हो गई, चतुष्कोणीय, यानी चौकोर एक तरह से। और कैसी है, फ्लैट बोन। सरफेस की बात करें तो जिस तरह से इलियम में दो सतह थी, इसमें भी कितनी रहेंगी, दो सतह होती, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। डोर्सल को ही हम क्या बोल देते हैं, पेल्विक सरफेस बोल देते हैं, यानी जो अंदर की ओर है। ठीक है, इस तरह से रहेगी। तो जो यहाँ पर पेल्विक सरफेस को बनाने में काम आ रही है वो क्या हो गई, इसकी डोर्सल सरफेस, इसी को क्या बोलते हैं, पेल्विक सरफेस। और एक होती है नीचे की ओर, उसको हम बोल देते हैं वेंट्रल सरफेस। और दूसरी कौन सी हो जाती है,
वेंट्रल सरफेस, या इसी को बोल देते हैं हम अधर सतह। बॉर्डर की बात करें यानी किनारे, एक तो ये हो गया, इसको बोल देंगे एंटीरियर बॉर्डर। दूसरे को, पीछे वाले को बोल देंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। अंदर की तरफ वाले को बोल देंगे मीडियल बॉर्डर। और बाहर वाले को क्या बोल देंगे हम, लेटरल बॉर्डर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल, इस तरह से ये चार बॉर्डर इसके होते हैं, किनारे होते हैं। तो अब यहाँ पर चार बॉर्डर हैं तो चार ही एंगल बनेंगे, क्योंकि ये चतुष्कोणीय है। एक एंगल तो ये हो गया, नंबर एक। इसको, ठीक है। दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया पूरा, और चौथा ये अंदर वाला। ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या रहते हैं, ये चार एंगल होते हैं। अब इनके नाम की बात करें तो नाम किस तरह से देंगे। आगे वालों के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, एंटीरियो, और पीछे वालों के लिए करेंगे पोस्टीरियो। तो एंटीरियो इंटरनल, यानी आगे की ओर के एंगल हैं ये दोनों। अब इंटरनल एंगल इसको बोल देंगे क्योंकि ये अंदर की ओर है, ठीक है। और एक्सटर्नल एंगल इसको बोल देंगे क्योंकि ये बाहर की ओर है। इसी तरह से पोस्टीरियो इंटरनल इसको बोलेंगे, और पोस्टीरियो एक्सटर्नल इसको कही, ठीक है। तो अब ये जो एंगल हैं इस चीज के निर्माण में काम आ रहे हैं। अब जिस तरह से ये इधर की स्चियम है, उसी तरह से इधर की भी स्चियम है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। चलो इससे करते हैं। तो इधर की स्चियम की हम बात करें तो इस तरह से ये जो पूरी लाइन हम खींच रहे हैं, यह क्या हो गई, दूसरी स्चियम हो गई, ठीक है। तो इधर की स्चियम और लेफ्ट और राइट दोनों स्चियम मिलकर के यहाँ पर क्या बना रही है, एक जोड़ बना रही है। और इस जोड़ को, क्योंकि दोनों समान आकार आकृति की हैं, दोनों इच्सियम है, शरीर की मध्य रेखा पर जुड़ रही हैं, ठीक है। इस जोड़ को हम क्या बोल देंगे, इस्चियल सिम्फाइसिस। क्या कह देते हैं इसको, इस्चियल सिम्फाइसिस द्वारा जुड़ी हुई। तो ये जो दोनों इच्चियम है, कौन से जोड़ द्वारा जुड़ी होती है, इस्चियल सिम्फाइसिस के द्वारा जुड़ी हुई होती, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल, ये अंदर वाले एंटीरियो इंटरनल और पोस्टीरियो इंटरनल, दोनों जोड़ किसको बनाने में काम, दोनों एंगल किसके निर्माण में काम आ जाते हैं, स्चेल सिम्फाइसिस को बनाने में काम आ जाते हैं। एंटीरियो इंटरनल व पोस्टीरियो इंटरनल। तो एंटीरियो इंटरनल एंगल और पोस्टीरियो इंटरनल एंगल दोनों ही, ये एंगल किसको बनाने में काम आ रहे हैं, एक्सियल सिम्फाइसिस को बनाने में काम आ रहे हैं। बात करें दोनों ही कौन से हैं, एक्सटर्नल, एंटीरियो एक्सटर्नल और पोस्टीरियो एक्सटर्नल, ये किसको बनाने में काम आ रहे हैं। एंटीरियो एक्सटर्नल की बात करें हम, तो यहां पर जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटाबुलम कैविटी। तो किसको बनाने में काम आ रहा है ये, एसिटाबुलम को, एसिटाबुलम कैविटी को बनाने में काम। और जो पोस्टीरियो एक्सटर्नल है, यह एक संरचना है, ठीक है। इसे हम क्या बोल देते हैं, इस्चियल ट्यूबरोसिटी कह देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये किसको बनाने में काम आता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी।
तो इस तरह से ये चारों एंगल्स की बात हो गई कि चारों एंगल किस किस तरह से कौन सी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। तो इंटरनल एंगल तो स्चियल सिम्पाइसिस को बनाने में काम आते हैं, और दोनों एक्सटर्नल एंगल यानी आगे वाला एक्सटर्नल एंगल तो किसको बनाता है, एसिटाबुलम कैविटी को बनाता है, और पोस्टीरियो एक्सटर्नल एंगल किसको बना रहा है, स्चियल ट्यूबरोसिटी को बनाता है। इसी को हम आगे चल के बात करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी अस्थि का जो उभार है, इसी भाग का उभार क्या कहलाता है, पिन बोन के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, पिन बोन के नाम से जाना जाता है। पिन बोन क्या है, जो इस्चियम है, इस्चियम की जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, पोस्टीरियो एक्सटर्नल एंगल यानी इस्चियल ट्यूबरोसिटी ही क्या कहलाती है, पिन बोन कहलाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, सरफेस के बारे में, बॉर्डर के बारे में और एंगल के बारे में। अब यहां पर ये बीच में एक छिद्र होता है, जिसको हम ले लेते हैं इस वाले ढंग से। देखो यहां पर ये जो एक संरचना बनी हुई है, ये क्या है, फोरामन है, छिद्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटर फोरामन कहते हैं। एक इधर की तरफ होता है और एक इधर की तरफ होता है। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामन। ठीक, अब इसके निर्माण में यानी इसका आधा भाग कौन बना रहा है, हम अस्थि बना रही है, और इसका दूसरा आधा भाग आगे वाला कौन बना रहा है, ये बची प्यूबिस अस्थि बनाती है। ठीक है, कैसे बनाती है आगे बात करेंगे। तो पहली चीज तो यही है कि इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो किसको बनाता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन को बनाने में मदद करता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट, तीसरी अस्थि प्यूबिस अस्थि। ठीक है, छोटी होती है, त्रिकोणाकार है, चपटी अस्थि, स्थिति पेल्विक फ्लोर पर है और आगे की ओर स्थित होती है। तो उसी की तरह हो गया, आगे की ओर स्थित है, इन तीनों में सबसे छोटी होती है, पेल्विक फ्लोर को बना रही है। जिस तरह से इस्चियम में दो सरफेस थी, डोर्सल और वेंट्रल, उसी तरह से इसकी भी कौन सी होती हैं, दो सतह होती हैं, डोर्सल और वेंट्रल होती हैं। ठीक, अब बात करें इसकी बॉर्डर की, तो बॉर्डर इसमें तीन होते हैं, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल। ठीक है, और इसी तरह से तीन इसमें क्या पाए जाते हैं, एंगल पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर इसका ही एक भाग, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल ही किसके बनाने में काम आ रहा है, एसिटाबुलम कैविटी बनाने में काम आता है। और जो ऑब्टूरेटर फोरामेन है, इसको इस तरह से समझे हम, देखो यहीं पर देखिए, ये जो ऑब्टूरेटर फोरामेन है इस तरह से है। ठीक है, तो इसका आगे का भाग तो कौन बना रहा है, ये प्यूबिस बना रही है, और इसका पिछला भाग कौन बना रहा है, इस्चियम बनाती है। ठीक है, तो केवल हम इतना ही याद रख रहे हैं अभी इसमें। चलो इसमें आगे यहीं पे लिख लेते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामन प्यूबिस का पश्च किनारा, व इस्चियम का अग्र किनारा,
यानी एंटीरियर बॉर्डर मिलकर बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना। तो कुल मिलाकर के ऑप्टेटर फोरामेन को इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर के बना होता है। इस्चियम प्लस प्यूबिस, ये दोनों मिलकर के बनाती है। ठीक। तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के बारे में। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या डिफरेंस हैं, कैसे हैं। इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इस्चियल ट्यूबरोसिटी किसे कह रहे थे हम, कि जो एक्सटर्नल एंगल था किसका, इस्चियम का, उसे हम क्या बोल रहे थे, इस्चियल ट्यूबरोसिटी कह रहे थे। कौन सा वाला भाग, देखो, इसको हम क्या बोल रहे थे, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो ये जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, कैसी है, त्रिकोणाकार है, त्रिभुज के शेप की है। किसकी है ये, गाय भैंस की। ठीक है। जबकि यही इस्चियल ट्यूबरोसिटी यदि हम हॉर्स में बात करें तो ये ट्राइफेड नहीं होती है। ठीक है। और जबकि कुत्ते में कैसी होती है, ये फ्लैट होती है, प्लेन होती है, किसी भी तरह का कोई एंगल वहां पर नहीं होता है। जबकि बैल में कैसी होती है, या फिर ये कहें गाय भैंस में कैसी होती है, ये त्रिकोणाकार होती है, ट्राइफेड होती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, पिन बोन के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पिन बोन कहते हैं। अब हॉर्स में बात करें, ग्लूटियल लाइन कम विकसित होती हैं। एसिटाबुलम कैविटी गाय भैंस की तुलना में कैसी होती है, इसकी चौड़ी होती है, यानी बड़ी होती है। और एक होता है वेंट्रल ट्यूबरकल, जहां पर इस्चियम और प्यूबिस मिल रही थी, तो उनकी जो वेंट्रल सतह थी, यानी इस्चियम और प्यूबिस मिल रही थी बीच में, जो ये वाला भाग है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है। यहां पर इस बीच में दोनों कौन कौन सी अस्थियां मिल रही हैं, आगे की तरफ प्यूबिस है और पीछे की तरफ इस्चियम है। जब ये दोनों इस बीच वाली सतह पर मिलती हैं, तो नीचे वाली जो सतह है, ठीक है, इस तरह से ये मिली दोनों, इनकी नीचे वाली जो सतह है यहाँ पर एक क्या बनाती है, उभार बनाती है वेंट्रल सतह पर, जिसे बोलते हैं हम वेंट्रल ट्यूबरकल। तो घोड़े में यह वेंट्रल ट्यूबरकल क्या रहता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। गाय भैंस में ये पाया जाता है। पसेस ट्यूबरकल जो किसमें थे, इलियम की साफ्ट पर थे, वो यहां पर कम विकसित होते। ठीक है। कुत्ते में दोनों इलियम कैसी रहती हैं, समानांतर पाई जाती हैं। जो इलियम थी वो कैसी रहती हैं, बिल्कुल समानांतर होती। और मुर्गे में इलियम सैक्रम से जुड़ी हुई रहती है, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो जो इलियम है वो परमानेंटली क्या रहती है, मुर्गे में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। और मुर्गे में इलियो इस्चिएटिक फोरामेन उपस्थित होता है। ठीक है। इलियम और इस्चियम दोनों के मध्य में क्या रहता है, इलियो इस्चिएटिक फोरामन उपस्थित। ठीक। तो ये तो बात हो गई कुछ कौन के बारे में। अब ऑप्टेटर फोरामेन की बात करें, कौन कौन सी अस्थि के बीच पाया जाता है, ये प्यूबिस और इस्चियम अस्थि के मध्य बनता है। ठीक है, उपस्थित होता है। और शरीर का सबसे बड़ा छिद्र होता है। तो ये बात याद रखने वाली है कि शरीर का सबसे बड़ा रंध्र या छिद्र कौन सा होता है, ऑब्टुरेटर फोरामन होता है। इस ऑब्टुरेटर फोरामन का आगे का भाग, जिसको हम बोल रहे थे एंटीरियर बाउंड्री, किसके द्वारा बन रहा है, प्यूबिस के लेटरल बॉर्डर के द्वारा बनता है। ठीक है, या ये कहें कि प्यूबिस के द्वारा बनता है। और पीछे वाला भाग किसके द्वारा बनता है, इस्चियम के एंटीरियर जो बॉर्डर है उसके द्वारा बनता है। अब यहां पर दो तरह के डायमीटर होते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो इलियम की शाफ्ट पर दो पसेस ट्यूबरकल थे, उनके मध्य की दूरी ही क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स डायमीटर कहलाती है। जबकि कॉन्जुगेट डायमीटर किसे कहते हैं, यानी जहां से इलियम शुरू हो रही है, वहां से लेकर जहां पर इस्चियम समाप्त हो रही है, उसके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट डायमीटर कहलाती है। कैसे, देखो यहां पर देखिए, ये क्या थे, अपने पसेस ट्यूबरकल थे दोनों, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहला रही थी, ट्रांसवर्स डायमीटर कहला रही थी। अब जहां पर ट्यूबर सैक्रेल होते हैं,
यानी पेल्विक कैविटी की इनलेट है, यहां से शुरुआत जो हो रही है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां से लेकर के अब हम चले यहां से, और जहां पर ये इच्चियम दोनों मिली हुई खत्म होती है। ठीक है, तो पेल्विक कैविटी के शुरुआत से लेकर के पेल्विक कैविटी के अंत तक बीच की जो दूरी है, यह क्या कहलाती है? पूरी कॉन्जुगेट डायमीटर कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट डायमीटर। कॉन्जुगेट, दो तरह के डायमीटर हो गए। पसेस ट्यूबरकल के बीच की दूरी ट्रांसवर्स डायमीटर, पेल्विक कैविटी की शुरुआत से लेकर के जहां पर समाप्त हो रही है उनके बीच की दूरी कॉन्जुगेट डायमीटर कहलाती है। अब यहीं पर ये वाला जो भाग बन रहा है, ये जो कुछ उभार हैं हल्के हल्के से दोनों तरफ, इस वाले भाग को इलियम का भाग भी बनाता है और वो प्यूबिस भी बनाती है। ठीक है, तो इसलिए इन उभारों को बोल देते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस। क्या कह देते हैं इन उभारों को ही? इसको भी और इसको भी, दोनों को बोल देते हैं इलियो, क्योंकि इलियम का भी भाग होते हैं, ये इलियम भी बनाती है और साथ में प्यूबिस भी इसके निर्माण में मदद करती है, इसलिए इसको कह देते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस, यानी उभार। ठीक, और एक चीज जो इस्चियम है, देखो यहां पर, तो ये इधर की इस्चियम हो गई और ये इधर की इस्चियम हो गई, दोनों ही इस्चियम मिलकर के क्या बना रही हैं? एक क्या बन रहा है? घुमाव बन रहा है, आर्च बन रही है। ठीक है, किसके द्वारा बन रही है? ये इस्चियम के द्वारा बन रही है। तो इस संरचना को ही हम क्या बोल देते हैं? इस्चियल आर्च कहते हैं। इस्चियल आर्च। अब जो ये वाला भाग है, ये किसके द्वारा बनाई बन रहा है? ये पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। क्या है? पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्चियल आर्च दोनों तरफ के जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसके द्वारा निर्मित होता है। इसके द्वारा? पोस्टीरियर बॉर्डर द्वारा। किसका निर्माण होता है? दोनों तरफ की जो इस्चियम है वो मिलकर के इस्चियल आर्च का निर्माण करती है। ठीक, तो इस तरह से ये अपनी हिप बोन कंप्लीट होती है। अब फीमेल में क्या डिफरेंस होता है? पहली चीज तो जो दोनों डायमीटर हैं ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर भी और ट्रांसवर्स डायमीटर भी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बच्चे के विकास के लिए, मादा जननांगों के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज जो इस्चियल आर्च है वो भी फीमेल में कैसी होती है? बड़ी होती है। और फीमेल की पेल्विक कैविटी कैसी होगी? बड़ी होगी, क्योंकि दोनों डायमीटर बड़े हो गए, इस्चियल आर्च बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसलिए फीमेल में दोनों डायमीटर, कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स बड़े होते हैं, इस्चियल आर्च बड़ी होती है और पेल्विक कैविटी बड़ी होती है। ये बात होगी अपनी पूरी इसके बारे में, हिप बोन के बारे में। ठीक, अब देखो, अब अगली अस्थि अपनी आती है फीमर। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये किस तरह से स्थित होती हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? पूरी पेल्विक, यानी दोनों ओस कॉक्सी मिली हुई है। ठीक है, पेल्विक गर्डल का निर्माण कर रहे हैं और ऊपर यहां से कौन सी संरचना शुरू हो गई है? सैक्रम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्थित होती। अब इसके बाद ये वाला भाग कौन सा हो गया? एसिटाबुलम कैविटी। कौन सा भाग है ये? एसिटाबुलम कैविटी। ठीक, तो एसिटाबुलम कैविटी में क्या फिट है? ये कौन सी अस्थि हो गई? फीमर।
इस फीमर का हेड यहाँ पर फिट होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं फीमर के बारे में। अब फीमर की यदि हम डायरेक्शन की बात करें, तो ये दिखाई दे रही है कैसे है, डाउनवर्ड है और आगे की ओर होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है फीमर अस्थि। जो फीमर है वो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है और सबसे मजबूत होती है। ठीक है, और इस फीमर की जो साफ्ट है, ये ऊपरी सिरा हो गया, ये निचला सिरा हो गया, बीच में क्या हो गई, साफ्ट हो गई। इसकी साफ्ट कैसी होती है, गोलाकार होती है, राउंड शेप होती है। और इसीलिए इस अस्थि को हम क्या बोल देते हैं, राउंड बोन बोल देते हैं। ठीक है, स्थिति के बारे में अभी बात की थी हमने, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरह से थी, थोड़ी सी तिरछी रहती है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड बोल रहे थे। अब बात करें इसके साफ्ट और सिरों के बारे में। देखिए, इसके सिरे की बात करते हैं सबसे पहले। ये हो गया इसका ऊपर वाला भाग, प्रोक्सिमल एंड, और ये नीचे वाला डिस्टल एंड। बीच में क्या हो गई, इसकी साफ्ट हो गई। ठीक, प्रोक्सिमल एंड की बात करें तो प्रोक्सिमल एंड पर एक तो हो गया हेड यानी सिर, दूसरा हो गया इसका जो इसके अंदर जो उभार हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रोकेंटर। और ये इनमें सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए इस भाग को हम बोल देते हैं बड़ा ट्रोकेंटर। क्या कहते हैं, बड़ा ट्रोकेंटर। ठीक, अब हेड के नीचे ही यहां पर एक छोटा उभार पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं छोटा ट्रोकेंटर। क्या कहते हैं उसे, छोटा ट्रोकेंटर। तो इस ट्रोकेंटर के ऊपर यहां पर क्या पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम ट्रोकेंटेरिक फोसा। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटेरिक फोसा, क्योंकि ट्रोकेंटर के ऊपर है। ट्रोकेंटेरिक फोसा। और बड़ा ट्रोकेंटर और छोटा ट्रोकेंटर, इन दोनों को मिलाते हुए एक लंबी हल्की सी रेखा होती है, उभरी हुई क्या रहती है, रेखा रहती है। और लंबी रेखा को हम क्या बोलते हैं, रिज। इसलिए इसको बोल देते हैं ट्रोकेंटेरिक रिज। क्या कह रहे हैं, ट्रोकेंटेरिक रिज। तो इस तरह से प्रोक्सिमल एंड पर कौन कौन सी संरचनाएं हो गई, एक तो हेड हो गया, हेड के सकरा, नीचे का सकरा भाग नेक हो गया, हेड के साइड में बड़ा ट्रोकेंटर, हेड के नीचे छोटा ट्रोकेंटर, छोटे ट्रोकेंटर के ऊपर हल्का सा जो गड्ढा है उसको हमने बोल दिया ट्रोकेंटेरिक फोसा। बड़े ट्रोकेंटर और छोटे ट्रोकेंटर दोनों को मिलाने वाली जो हल्की उभरी हुई रेखा होती है, उसे बोलते हैं हम ट्रोकेंटेरिक रिच। ठीक है, इसी तरह से देखो, हेड हो गया, नेक हो गया, लार्ज ट्रोकेंटर यानी बड़ा ट्रोकेंटर, स्मॉल ट्रोकेंटर यानी छोटा ट्रोकेंटर, दोनों ट्रोकेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहला रही है, ट्रोकेंटेरिक रिज। और छोटे ट्रोकेंटर के ऊपर का जो गड्ढा है वो क्या कहला रहा है, ट्रोकेंटेरिक फोसा। ठीक है, तो ये बात हो किसके, प्रोक्सिमल एंड के बारे में। अब बात करें इसके डिस्टल एंड के बारे में, यानी दूरस्थ सिरा। ठीक है, तो दूरस्थ सिरे पर दो संरचनाएं होती हैं। पीछे की ओर का भाग, ये जो पीछे की सतह है, यहाँ पर क्या है, ये उभरे हुए गोलाकार उभार पाए जाते हैं बंद मुट्ठी के समान। इन दोनों को तो हम बोलते हैं कॉन्डाइल। तो पहली संरचना क्या हो गई, कॉन्डाइल, लेकिन कहां पर है, पोस्टीरियर सरफेस पर। जबकि आगे की ओर क्या रहते हैं, जो पुली के समान संरचना रहती है, जिनको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया। तो इस तरह से दूरस्थ सिरे पर दो संरचनाएं होती हैं, आगे की ओर ट्रोक्लिया और पीछे की ओर कॉन्डाइल। ठीक है, और इसकी साफ्ट की बात करें हम, तो इसकी साफ्ट वैसे तो राउंड शेप में होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, कोई सतह का कोई डिमार्केशन नहीं होता है।
लेकिन फिर भी इसकी सतह को, आगे वाले भाग को हम बोल देते हैं एंटीरियर सरफेस, पीछे वाले को पोस्टीरियर, साइड वाले को लेटरल और अंदर वाले को मीडियल। ठीक है। और पीछे वाली जो सतह है और उसके डिस्टल भाग पर, ठीक है, पीछे वाली सतह के डिस्टल भाग पर एक उभरी हुई संरचना होती है, और इस उभरी हुई संरचना के दोनों ओर यहां पर इस तरह से ये पाए जाते हैं इसमें हल्के हल्के से बिंदु। ठीक। इस उभरी हुई संरचना को तो हम बोलते हैं सुप्रा कॉन्डोइलर क्रेस्ट। सुप्रा कॉन्डाइलॉयड क्रेस्ट। क्रेस्ट यानी उभार, और इसके दोनों ओर जो ये हल्के हल्के से गड्ढे हैं, इनको बोलते हैं हम सुप्रा कॉन्डोइलर फोसा। क्यों गड्ढे के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? फोसा। सुप्रा कॉन्डाइलॉयड फोसा। और ये जो दोनों चीजें हैं ये कहां पर हैं? पश्च सतह पर। कहां पर उपस्थित हैं? पश्च सतह पर। बाकी और कोई संरचना हम यहाँ पर बात नहीं करते। ठीक है। एंटीरियर जो साफ्ट है उसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल। तो जो पोस्टीरियर सतह है वहां पर एक तो होता है सुप्राकॉन्डोइलर फोसा, और दूसरी चीज होती है सुप्राकॉन्डोइलर कैस्ट। ठीक है। और ये क्या होती है? इस तरह से जो उभरा हुआ भाग है उसे तो हम बोल देते हैं सुप्राकॉन्डाइलर क्रेस्ट, और इसके दोनों तरफ हल्के हल्के से गड्ढे होते हैं, उनको बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फोसा। ठीक। दूसरा, इसके जो प्रोक्सिमल एंड के डिस्टल एंड के बारे में हमने बात की थी। प्रोक्लिया कहाँ होते हैं? आगे की ओर, यानी क्रेनियली आगे की ओर पुली समान संरचना, पुली समान संरचना। ठीक है। और दूसरा लिख देंगे जिस पर पटेला अस्थि गति करती है। इंट्रोक्लिया के ऊपर ही क्या लगी रहती है? पटेला लगी रहती है। और कॉन्डाइल और क्या हो गए? कॉन्डाइल पीछे की ओर, डिस्टल एंड पर पीछे की ओर जो संरचना होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉन्डाइल कहलाती हैं। अब बात करते हैं हॉर्स के बारे में। जो हॉर्स में क्या खास बात है? जो घोड़ा है उसकी जो फीमर है वो कैसी होती है? अधिक सघन होती है, यानी मजबूत होती है, क्योंकि इसकी मोटाई अधिक है। ठीक है। तो अधिक सघन हो गई, अधिक मजबूत होती है। लेकिन यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? थर्ड ट्रोकेंटर कहलाता है। ठीक है। तो घोड़े की जो फीमर है कैसी है? अधिक सघन होती है। और इसमें अलग से, यानी वहां पर हमने बात की थी लार्ज ट्रोकेंटर यानी बड़ा ट्रोकेंटर भी होता है, यहाँ पर छोटा ट्रोकेंटर भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहता है? थर्ड ट्रोकेंटर भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। दो ट्रोकेंटर तो है ही है, लेकिन ये अतिरिक्त रूप से है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड ट्रोकेंटर। तो थर्ड ट्रोकेंटर किस प्रजाति की, किस अस्थि में होता है? घोड़े की फीमर में थर्ड ट्रोकेंटर उपस्थित होता है। ठीक। अब कुत्ते के बारे में बात करें। कुत्ते में क्या खास बात होती है? कुत्ते में जो कॉन्डाइल हैं उसके पश्च भाग पर सिस्मोइड अस्थियों के संयोजी स्थल उपस्थित होते हैं। लेकिन इन अस्थियों के जो संयोजी स्थल हैं उन पर जो एक सिस्मोइड अस्थियां जो लगी रहती हैं उनको कहते हैं हम फैबेला अस्थि। ठीक है। उनको किस नाम से जानते हैं? फैबेला। तो फैबेला किससे संबंधित है? कुत्ते से संबंधित होती है। मुर्गे की बात करें तो मुर्गे का जो फीमर का हेड है वो छोटा रहेगा और खुरदरा रहेगा। तो लंबाई में
ये कैसी रहती है, बेंट होती है, मुड़ी हुई रहती है, और इसमें केवल बड़ा ट्रोकेंटर उपस्थित होता है, बाकी का छोटा ट्रोकेंटर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। कुछ अन्य पॉइंट की बात करें तो फीमर के दूरस्थ सिरे पर पटेला क्या रहती है, उपस्थित रहती है, वहां पर ट्रोक्लिया के ऊपर ये गति होती है। गाय में जो पटेला है कैसी है, त्रिभुजाकार है, जबकि घोड़े में पटेला कैसी होती है, तुष्कोणीय होती है। ठीक है, अब देखिए इसके डायग्राम। देखो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, फैबेला के बारे में। तो ये वाली जो अस्थि है, ठीक है, ये कौन सी है, फीमर है। तो फीमर पर डिस्टल भाग पर, ठीक है, पीछे की ओर जो ये वाले भाग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, फैबेला होते हैं। क्या कहलाते हैं कुत्ते में, ये फैबेला होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जगह हो गई वो किसकी होती हैं, फैबेला के लिए होती। अब देखिए बात करते हैं अगली अस्थि, फीमर के बाद टिबिया और फिबुला। गाय भैंस की बात करें तो गाय भैंस में जो टिबिया अस्थि है वह विकसित होती है, और जो फिबुला है वो केवल रूडिमेंट्री पाई जाती है, अवशेष के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो किस तरह से होती है देखिए, ये जो पूरी हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये किसकी है, टिबिया की। लेकिन यहाँ पर जो ये रूडिमेंट्री हमें अवस्था दिखाई दे रही है, लटका सा हल्का सा छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, ये किसका है, फिबुला का होता है। और जब ये जीवित अवस्था में होती है तो केवल एक हल्के से तार के रूप में, ठीक है, यहां पर इस तरह से ये जुड़ी हुई रहती है। बाकी कैसी होती है, रूडिमेंट्री ही होती है, अवशेषी रूप में ही पाई जाती है। केवल जो टिबिया है वही विकसित अवस्था में होती है। गाय भैंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक, अब बात करते हैं टिबिया के बारे में। तो कैसी अस्थि है, ये लंबी अस्थि है, और स्थिति की बात करें तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड होती है। कैसे, देखो इसके लिए फिर दोबारा से शुरुआत के डायग्राम पर चलते हैं। जो फीवर थी कैसी हो गई, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब ये हो गई टिबिया, यहाँ पर टिबिया और फिबुला। फिबुला रूडिमेंट्री होती है इस जगह पर केवल, तो इसकी पोजीशन कैसे आ रही है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो स्थिति कैसी हो गई इसकी, टिबिया की, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पाई जाती है, या डाउनवर्ड बैकवर्ड अवस्था में ये उपस्थित होती है। साफ्ट होती है इसकी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब हो गया कि इसमें तीन सतह उपस्थित रहेंगी। ठीक है, इस तरह से दो, एक लेटरल, एक मीडियल और एक पीछे की तरफ। ठीक है, तो केवल तीन सतह इसमें होती हैं, लेटरल हो गई, मीडियल हो गई, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सतह। और इसकी जो पोस्टीरियर सतह है वहां पर एक लाइन पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से मान लें कि मान लो कि ये टिबिया की पोस्टीरियर सतह है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यहां पर क्या पाई जाती हैं, दो तीन लाइन पाई जाती है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉप्लिटियल लाइन कहते हैं। ठीक, अब बॉर्डर की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर किसका निर्माण करता है, टिबियल क्रेस्ट का निर्माण करता है। कैसे, जो लेटरल सतह है और मीडियल सतह दोनों इस तरह से मिलेंगी, तो आगे की ओर क्या बन जाएगा, इन दोनों सतहों के मिलने से एक उभार बन जाएगा। ठीक है, एक किनारा बनेगा, और यह किनारा ऊपर की तरफ कैसा रहता है, प्रोमिनेंट होता है, विकसित होता है, बाहर निकला हुआ होता है। और इसी किनारे को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जो एंटीरियर बॉर्डर है उसको बोल देते हैं हम टिबियल क्रेस्ट। ठीक है, क्योंकि टिबिया अस्थि में है, क्रेस्ट माने उभार, तो अस्थि के ऊपर पाए जाने वाला जो लंबा उभार है उसे हम क्या बोल देते हैं, टिबियल क्रेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो उभार बनता है यहाँ पर, क्योंकि इधर की तरफ और इधर की तरफ जो दोनों सरफेस हैं लेटरल और मीडियल वो मिलकर के आगे का जो बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं टिबियल क्रेस्ट। ठीक, तो ये क्या हो गया, टिबियल क्रेस्ट। अगला है लेटरल और मीडियल सरफेस। तो लेटरल सतह पर इंटरओसियस स्पेस यानी फिबुला के साथ बनाती है। ठीक है, जिनमें ये अस्थि पाई जाती है फिबुला, तो कुछ शुरुआत के किनारे पर और अंतिम किनारे पर ये आपस में जुड़ी रहती है।
और बीच का जो स्पेस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरओशियस स्पेस कहते हैं। कैसे, यहां पर देख, देखो गाय भैंस की बात करें तो गाय भैंस में जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हो गई पूरी टिबिया, और ये वाला जो भाग है ये केवल अवशेषी रूप में उपस्थित है, ये क्या हो गया, फिबुला का। वहीं घोड़े में बात करें तो घोड़े में यहां से लेकर के यहां तक का जो ये भाग आ रहा है, ये क्या है, फिबुला। यानी हम बोल सकते हैं कि 1/3 तक या ज्यादा से ज्यादा हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ पहुंच रहा है, फिबुला उपस्थित होती है। ठीक है। जबकि डॉग में बात करें तो डॉग में जो फिबुला है केवल शुरुआत के किनारे पर और अंतिम किनारे पर क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। बाकी की पूरी लंबाई में यह टिबिया से कहीं भी जुड़ी हुई नहीं रहती है। तो अब जो बीच में ये रिक्त स्थान बना उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरओशियस स्पेस। जिस तरह से हमने रेडियस अल्ना में बात की थी कि रेडियस अल्ना में गाय भैंस में केवल दो जगह ऐसी होती हैं जहां पर रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, तो उनको हम क्या बोल रहे थे, इंटरओशियस स्पेस। उसी तरह से टिबिया और फिबुला में, क्योंकि गाय की टिबिया फिबुला में तो किसी प्रकार का इंटरओशियस स्पेस है ही नहीं, क्योंकि ये जुड़ी नहीं है, रूडिमेंट्री पाई जाती है फिबुला। जबकि हम कुत्ते में बात करें तो पूरी लंबाई में क्या है, ये एक दूसरे से अलग है, केवल किनारों पर ही जुड़ी हुई होती है। तो बीच में क्या जो स्थान है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरओशियस स्पेस कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये उपस्थित होती है। तो हॉर्स में भी एक इंटरओशियस स्पेस है और कुत्ते में भी क्या है, एक इंटरओशियस स्पेस होता है। ठीक। देखिए, हाँ हम बात कर रहे थे पॉप्लिटियल लाइन की। तो पोस्टियर सतह पर जैसे ये उभरी हुई लाइन है ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, तो ये सब क्या कहलाती हैं, पोस्टियर सतह पर उपस्थित जो लाइन है पॉप्लिटियल लाइन कहलाती है। इनको हम बोल सकते हैं पॉप्लिटियल लाइन। किसमें उपस्थित होती हैं ये, टिबिया में उपस्थित होती हैं। कौन सी सतह पर हैं, पोस्टियर सतह पर उपस्थित होती। अब देखिए, तो बात करते हैं इसके प्रोक्सिमल एंड की, यानी निकटस्थ सिरे की। तो निकटस्थ सिरे पर क्या संरचना होती है, कॉन्डाइल, ट्यूबरोसिटी, सल्कस मस्कुलरिस और स्पाइन। ठीक। देखिए, अब जो आगे की ओर और थोड़ा साइड में यहाँ पर गोलाकार ये क्या रहते हैं, हल्के से उभार रहते हैं। तो इनको तो हम क्या बोल देते हैं, इसके ट्यूबरोसिटी कह देते हैं। ठीक। और जो इसके संयोजी स्थल हैं, संयोजी स्थल थोड़े से अंदर की ओर क्या रहते हैं, नुकीला प्रवर्ध बनाते हैं। ठीक है। इन नुकीले प्रवर्धों को ही हम क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। ठीक। और आगे की ओर इनको क्या बोल देते हैं हम, मतलब जो जुड़ाव है थोड़े से जो मोटे होते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, कॉन्डाइल देते हैं। अब तीसरी चीज है सल्कस मस्कुलरिस। ये क्या है, यहां पर जो लेटरल साइड से अंदर की ओर एक खांच जाती है, इस तरह से ये क्या है, खांच। इस खांच को ही हम क्या बोलते हैं, सल्कस मस्कुलरिस कहते हैं। कहां से जाती है ये, फिबुला की ओर से, यानी लेटरल सतह से ऊपर की ओर तिरछी ये क्या जाती है, खांच जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सल्कस मस्कुलरिस। यही सल्कस मस्कुलरिस यदि घोड़े में बात करें तो घोड़े में ये अधिक बड़ी होती है और गहरी होती है। ठीक है, सल्कस मस्कुलरिस। जबकि गाय भैंस में कैसी रहती है, ये छोटी होती है। ठीक। और अगला डिस्टल एंड। डिस्टल एंड पर यही है कि जुड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं, संयोजी स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये संयोजी स्थल। और यहाँ पर कौन सी संरचना आकर के जुड़ती हैं, यहाँ पर जुड़ती हैं जैसे अग्रपाद में कार्पल आकर के जुड़ती हैं, तो यहाँ पर जो छोटी छोटी अस्थियां टार्सल्स आकर के जुड़ती हैं इन संयोजी स्थल पर। और अगला है कि इसमें अंतिम भाग पर, ठीक है, क्या पाई जाती हैं, मेलियोलस अस्थियों के लिए स्थान पाया जाता है। तो डिस्टल एंड पर इसके लिए मेलियोलस अस्थियों के लिए, ठीक है,
लेटरल साइड में क्या पाया जाता है, स्थान पाया। अब देखिए नेक्स्ट, चलो इसमें नहीं आएगी, ठीक। देखो इस तरह से देख सकते हैं हम कि ये वाली जो अस्थि है ये कौन सी है, टिबिया और फिबुला। तो यहां पर साइड में, इसके दूरस्थ सिरे पर अलग से क्या पाए जाते हैं, जो साइड में पार्श्व सतह पर एक अतिरिक्त अस्थि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं लेटरल मेल्यूलस। अब बात करते हैं अगली अस्थि फिबुला के बारे में। फिबुला सामान्यतः क्या है, कम विकसित होती है। गाय भैंस में तो रूडिमेंट्री अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। वशेषी अस्थि है, कम विकसित अस्थि है। इसका निकट सिरा, ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। और बॉडी व दूरस्थ सिरा कम विकसित होता है, ठीक है। जबकि गाय भैंस में तो कैसी है, ये अवशेषी रूप में ही पाई जाती है। अब घोड़े के बारे में बात करें हम, कि जो डिफरेंस आ गए टिबिया, सॉरी, टिबिया और फिबुला के बारे में, तो हमने बात की थी कि घोड़े में जो सल्कस मस्कुलरिस है, जो एक खांच है, वो कैसी होती है, बड़ी होती है और साथ में गहरी भी होती है। इसमें एंटीरियर ट्यूबरोसिटी में ग्रूव उपस्थित होती है। कैसे, देख, यहां पर जो बीचों बीच में उभार होता है, ठीक है, आगे की ओर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर ट्यूबरोसिटी। तो उसमें क्या पाई जाती है, यहाँ पर एक खांच यानी हल्की सी अंदर की ओर धसाव उसमें उपस्थित होता है। और घोड़े के अंदर दोनों मेल्यूलस क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। लेटरल और मीडियल मेल्यूलस अस्थि होती हैं और वो आपस में अलग अलग नहीं रहती, दोनों कैसी रहती हैं, जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। फिबुला गाय की तुलना में विकसित और डिस्टल थड़ तक जाती है। तो गाय भैंस में हम बात कर रहे थे कि उसका रूडिमेंट्री सिरा पाया जाता है, लेकिन घोड़े में कैसी थी कि वो आधी लंबाई तक यानी डिस्टल थड़ तक पहुंच रही थी, ठीक। कुत्ते में टिबियल क्रेस्ट विकसित होता है, फिबुला टिबिया की पूरी लंबाई में उपस्थित होती है। दोनों चीजें देख चुके हैं हम, ठीक है, क्यों फिबुला शुरुआत के सिरे पर और अंतिम सिरे पर जुड़ी हुई थी। और टिबियल क्रेस्ट यानी जो लेटरल सतह और मीडियल सतह दोनों मिलकर के जो आगे की तरफ उभार बनाती हैं, वो कुत्ते में कैसा होता है, विकसित होता है। मुर्गे में टिबिया शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, ये इंपॉर्टेंट। जबकि हम बात करते हैं और जानवरों में, तो हम यहाँ पर भी जैसे हमने देखा फीमर, तो फीमर को हम क्या मान के चलते हैं, सबसे बड़ी अस्थि मानते हैं। गाय भैंस में शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है, फीमर। अन्य में शरीर की सबसे बड़ी व मजबूत अस्थि, इसको कहते हैं हम, फीमर को कहते हैं, ठीक है। और इस फीमर को ही किस नाम से जाना जाता है, राउंड बोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो शाफ्ट है वो कैसी होती है, गोल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राउंड बोन भी कहते हैं। जबकि मुर्गे में शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी हो गई, टिबिया होती है। और टिबियल क्रेस्ट क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। और जो ये टिबिया है ना, लास्ट में दूसरे सिरे पर क्या चीज होती है, टार्सल्स होती है। तो टिबिया टार्सल से भी जुड़ी रहती है, टार्सल्स जो है प्रथम पंक्ति की वो इसी से जुड़ी हुई रहती हैं। और ये जुड़ करके क्या संरचना बनाती है, टिबियो टार्सस भी बनाती है। यदि आपसे पूछे कि मुर्गे के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, ठीक है, पहली चीज तो टिबिया दे रखा है तो वो ज्यादा, ठीक है। अगर टिबिया नहीं दे रखा है और टिबियो टार्सस दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा, टिबियो टार्सस ही जाएगा, क्योंकि टिबिया और टार्सल बोन दोनों ही क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती है। मुर्गे में जो फिबुला है वो पतली व छड़ के समान होती है और डिस्टल सर तक पहुंचती है। जिस तरह से घोड़े में जो फिबुला है, ठीक है, डिस्टल थड़ तक पहुंच रही थी,
उसी तरह से मुर्गे में भी ये आधी दूरी तक ही, डिस्टल थर्ड तक ही पहुंचती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में, फिबुला के बारे। अब नेक्स्ट इसके बाद आती हैं छोटी छोटी अस्थियां, जिनको हम बोलते हैं टार्सल्स। तो टार्सल्स किस किस के बीच में होती हैं, ऊपर की तरफ तो हो गई टिबिया फिबुला, और नीचे की तरफ हो जाती हैं मेटा टार्सल। ठीक है, जिस तरह से अगले पैर में जो छोटी छोटी अस्थियां थी, जो रेडियस अल्ना और मेटा कार्पल के बीच थी, उनको बोल रहे थे हम कार्पल। उसी तरह से यहाँ इनको क्या बोल रहे हैं हम, टार्सल कहते हैं। तो किसके बीच में है, टिबिया और मेटाटार्सल्स के मध्य, और जोड़ कौन सा होता है, हॉक जॉइंट। ठीक है, इसमें उपस्थित होती है। अब ये जो टार्सल हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम की बात करें तो नंबर 1 पर आती है टिबियल टार्सल, नंबर 2 फिबुलर टार्सल, नंबर 3 सेंट्रल, और फोर्थ ये आपस में जुड़ करके एक टार्सल बनाती हैं, और नंबर 4 पर आती है फर्स्ट टार्सल, और नंबर 5 पर आती है सेकंड व थर्ड जुड़ी हुई टार्सल्स। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितनी टार्सल हो गई, 5 टार्सल होती है। तो गाय में कितनी टार्सल होती हैं, 5 होती हैं, घोड़े में इसी तरह से 6 होती हैं, कुत्ते में 7, सुअर में 7, और मुर्गे में जो टार्सल्स हैं वो अनुपस्थित होती हैं। क्यों, क्योंकि मुर्गे में टार्सल टिबिया से जुड़ करके, मुर्गे में टार्सल टिबिया से जुड़कर 400 मेटाटार्सल बनाती है, टिबियो टार्सल। टिबियो टार्सल बनाती है। ठीक है, क्योंकि किससे जुड़ी रहती हैं, टिबिया से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मुर्गे में जो टार्सल हैं वो अनुपस्थित होती हैं। तो गाय में कितनी हो गई, 5, घोड़े में कितनी हो गई, 6, कुत्ते में कितनी हो गई, 7, सुअर में कितनी हो गई, 7। लेकिन यही बात कर रहे हैं हम कार्पल्स की। तो कार्पल्स के बारे में हमने बात की थी, तो कार्पल्स कितनी थी यहाँ पर, यदि हम गाय की बात करें तो गाय में कितनी थी, घोड़े में कितनी थी, 7, कुत्ते में कितनी थी, 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की थी। तो ये बात थी अपनी टार्सल्स के बारे में। अब इसको एक बार डायग्राम में देखें। देखो, यहाँ पर ये है ऑक जॉइंट। ठीक है, ऊपर की तरफ हो गई टिबिया, और नीचे की तरफ हो गई मेटा टार्सल। इस जॉइंट पर जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टार्सल कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम है देखो किस तरह से स्थित होती हैं ये। ऊपर की तरफ टिबिया हो गई, ठीक है, नीचे की तरफ ये टार्सल्स हो गई। ठीक है, ये टिबियल टार्सल हो गई, ये फिबुलर टार्सल हो गई। साइड में हमने बात की थी मेल्यूलस, ठीक है, लेटरल मेल्यूलस जो हम बात कर रहे थे, तो ये मेल्यूलस हो गई। बीच में सेंट्रल और फोर्थ टार्सल जुड़ी हुई रह गई, और साइड में क्या है, ये सेकंड और थर्ड आपस में जुड़ी हुई टार्सल्स होती है। और आगे क्या हो गया, ये यहाँ पर मेटा टार्सल। तो मेटा टार्सल और टिबिया के बीच में ये टार्सल्स उपस्थित होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये संरचना होती है किसके बारे में, टार्सल्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आता है ट्यूबर कैल्सिस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ हुक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हुक जॉइंट में उपस्थित होती है, पॉइंट ऑफ हुक। तो कौन बनाता है इस पॉइंट ऑफ हुक को, इसको बनाती है फिबुलर टार्सल। ठीक है, और फिबुलर टार्सल इसका कौन सा भाग, ट्यूबर कैल्सिस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ हुक के नाम से जानते हैं। तो कौन सा भाग है, ये वाला ट्यूबर कैल्सिस, जो पीछे की तरफ ये निकला हुआ भाग रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिबुलर टार्सल का जो भाग है ट्यूबर कैल्सिस के नाम से जानते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ हुक। जैसे यहाँ पर ये वाला भाग,
इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ। ठीक, तो ये सब है आपका पश्चपाद की अस्थियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी हिप बोन के बारे में। तो हिप बोन में कितनी अस्थियां होती हैं, 3। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं, पेल्विक गर्डल का निर्माण करती हैं, पेल्विक कैविटी का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के डायमीटर होते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। कॉन्जुगेट डायमीटर कहते हैं जो पूरी पेल्विक कैविटी की लंबाई है, जहां से पेल्विक कैविटी की शुरुआत होती है, यानी ट्यूबर सैक्रेल से लेकर के इस्चियल आर्च के लास्ट पॉइंट तक, क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर, दोनों पसेस ट्यूबरकल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स डायमीटर कहलाती है। तो डायग्राम पे आ जाए हम। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कॉन्जुगेट डायमीटर, दोनों पसेस ट्यूबरकल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स डायमीटर कहलाती है। और तीनों अस्थियां ही मिलकर के, इलियम, इस्चियम, प्यूबस मिलकर के एक कैविटी का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, जिसमें जो फीमर है उसका हेड आकर के फिट होता है। और ट्यूबर सैक्रेल पर यहां से सैक्रम जुड़ा हुआ रहता है, जो इसकी छत का निर्माण। ठीक, इस्चियम का पीछे का जो पोस्टीरियर लेटरल जो एंगल है, ठीक है, वो कैसा होता है, त्रिकोणाकार, यानी ट्राइफिड होता है, जिसको हम पिन बोन के नाम से जानते हैं, स्टियल ट्राइफिड के नाम से जानते हैं। इसलिए हम की पीछे की सरफेस यानी पोस्टीरियर जो बॉर्डर है, एक आर्च का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं इस्चियल आर्च। कॉन्जुगेट डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और इस्चियल आर्च तीनों ही फीमेल में अधिक बड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरी अस्थि, फीमर के बारे में बात करें, तो फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत अस्थि होती है। ठीक है, इसमें 2 सिरे और एक शाफ्ट होती है। इसकी शाफ्ट गोल होती है, इसलिए इसको राउंड बोन कहते हैं। इसके सिरों की बात करें तो प्रोक्सिमल सिरा और डिस्टल सिरा। प्रोक्सिमल सिरे पर ट्रोकेंटर पाए जाते हैं, हेड पाया जाता है, ट्रोकेंटर एक रिज पाई जाती है, यानी उभार दोनों ट्रोकेंटर को जोड़ते हुए, और एक गड्ढा पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के हेड के अलावा जो बाकी की संरचनाएं हैं वो ट्रोकेंटर से जुड़ी हुई रहती हैं, चाहे ट्रोकेंटर फोसा, ट्रोकेंटर एक रेज, बड़ा ट्रोकेंटर, छोटा ट्रोकेंटर। जबकि घोड़े में अलग से एक थर्ड ट्रोकेंटर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि थर्ड ट्रोकेंटर किस प्रजाति में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है। तो घोड़े की किस अस्थि में पाया जाता है, फीमर में पाया जाता है। यहाँ पर हम जो फीमर की सरफेस है उनमें केवल हम पश्च सतह की बात करते हैं। पश्च सतह पर पुरस्थ भाग पर एक उभार होता है, लंबा क्रेस्ट पाया जाता है, लंबा उभार, जिसे हम बोलते हैं सुप्रा कॉन्डोइलॉइड क्रेस्ट। इस सुप्रा कॉन्डोइलॉइड क्रेस्ट के दोनों ओर हल्के से छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सुप्रा कॉन्डोइलॉइड फोसा। ठीक है, इसके दूरस्थ सिरे पर 2 संरचनाएं होती हैं। आगे की ओर की जो संरचना होती है वो पुली के समान होती है, जिसे हम ट्रोक्लिया कहते हैं। इसी ट्रोक्लिया पर आगे पटेला जुड़ी हुई रहती है, यानी पटेला यहीं पर मूवमेंट होती है। पटेला त्रिकोणाकार अस्थि है, सबसे बड़ी सिस्मोइड अस्थि है, जबकि घोड़े में जो पटेला है वो चतुष्कोणीय होती है। ठीक, कुत्ते में जो डिस्टल एंड है, ठीक है, उसके पश्च भाग पर यानी कॉन्डाइल पर सिस्मोइड अस्थियों के संयोजी स्थल उपस्थित होते हैं। और कुत्ते में इन्हीं जो सिस्मोइड बोन है जिनके लिए स्थान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम फेबेला कहते हैं। ठीक है, और जो मुर्गा है, मुर्गा में बड़ा ट्रोकेंटर उपस्थित होता है केवल, बाकी इसकी जो फीमर है वो लंबाई में कैसी रहती है, बेंट हुई रहती है, यानी अंदर बीच में से मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, दूसरा, ये हम बात कर चुके हैं। इससे आगे आती है टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला में से जो टिबिया है विकसित होती है, फिबुला कम विकसित होती है, गाय भैंस में रूडिमेंट्री अवस्था में पाई जाती है। और फिबुला, जो फिबुला है वो टिबिया से केवल शुरुआत के सिरे पर और अंतिम सिरे पर जुड़ी रहती है, कुत्ते में और मुर्गे में। और इसके जो बीच का स्पेस है वो इंटरओसियस स्पेस कहलाता है। दूसरा, कि इसमें जो फिबुला है, यानी किसमें, घोड़े में, बीच वाले भाग पर आकर के जो यानी बीच तक ही उपस्थित होती है, आगे तक ये विकसित
नहीं होती। ठीक। टिबिया में प्रोक्सिमल सिरे पर बात करें हम, यहाँ पर तो क्या चीज पाई जाती है, एक तो ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, स्पाइन पाए जाते हैं, सल्कस मस्कुलरिस पाई जाती है, टिबियल क्रेस्ट पाया जाता है। ठीक है, ये संरचना यहाँ पर उपस्थित होती है। डिस्टल सिरे पर ऐसी कोई संरचना नहीं होती, केवल संयोजी स्थल होते हैं। और इस टिबिया की पोस्टीरियर सतह पर कुछ लाइन बनी रहती हैं जिनको हम बोलते हैं पोप्लिटियल लाइन। ठीक है। इसके बारे में बात कर ही चुके हैं हम। फिबुला रूडिमेंट्री है। ठीक है, घोड़े में सल्कस मस्कुलरिस कैसी है, बड़ी है। और एंटीरियर ट्यूबरोसिटी जो है उसमें ग्रूव उपस्थित होती है। और घोड़े के अंदर जो मेल्यूलस अस्थि हैं, ठीक है, वो कैसी रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है। और फिबुला जो गाय की तुलना में विकसित अवस्था में पाई जाती है, किसमें, घोड़े में। और कुत्ते में फिबुला टिबिया की पूरी लंबाई में उपस्थित होती है। और टिबियल क्रेस्ट यहाँ पर क्या था, विकसित था। और मुर्गे में शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी थी, टिबिया थी। और टिबिया के दूरस्थ सिरे पर जो छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं टार्सल। मुर्गे में ये टार्सल्स टिबिया के साथ ही जुड़ी हुई अवस्था में होती हैं। इसलिए जो ये संरचना बनती है पूरी टिबिया और टार्सल से मिलकर के, उसको बोलते हैं हम टिबियो टार्सस। तो ये दोनों ही, यानी या तो ये कहें टिबियो टार्सस या कहें टिबिया, तो ये शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है किसमें, मुर्गे के अंदर। ठीक है। इसके बाद थी छोटी छोटी अस्थियां जिनको हम बोल रहे थे टार्सल्स, जो कहां पर थी, टिबिया के और मेटाटार्सल्स के बीच में। संख्या कितनी होती है गाय में, 5 होती है। कौन कौन सी होती है, नाम के हिसाब से देखें तो टिबियल टार्सस, टिबुलर टार्सल, सेंट्रल व फोर्थ जुड़ी हुई, फर्स्ट टार्सल, सेकंड और थर्ड जुड़ी हुई अवस्था में। तो इस तरह से ये 5 यहाँ पर टार्सल्स होती हैं। तो गाय में 5, घोड़े में 6, कुत्ते में 7, ठीक है, सुअर में 7, और मुर्गे में ये टार्सल्स अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये टिबिया के साथ जुड़ी हुई होती है। और पॉइंट ऑफ टार्सल्स किसे कहते हैं, जो फिबुला है उसका पीछे की ओर निकला हुआ जो फिबुलर टार्सल है, उसका पीछे की ओर निकला हुआ जो उभार है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबर कैल्सिस। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया, चाहे ये हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर कैल्सिस। ठीक है। और ये यहाँ पर इस तरह से ये अपना पूरा कंप्लीट होता है। ये अलग अलग जानवरों में कुल अस्थियों की संख्या है। ठीक है। तो आज केवल इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे जोड़ों के बारे में। ठीक है। सामान्यतः अगर जोड़ की हम यहाँ पर बात करें तो ये वाला जोड़ कौन सा होता है, हिप जॉइंट है। तो किस प्रकार का जोड़ है, कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जोड़ फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में, ये जोड़ क्या कहलाता है, स्टेपल जॉइंट कहलाता है। तो पटेला कौन से जोड़ पर होती है, स्टेपल जॉइंट पर होती है। ये वाला जो जोड़ है क्या कहलाता है, हॉक जॉइंट कहलाता है। और फिर नीचे कौन से आ जाते हैं, तीनों जोड़ आ जाते हैं, फैटलॉक, पेस्टन और कॉफी। फैटलॉक, पेस्टर्न और कॉफी। यहाँ पर हमने जो मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में और फेलेंजेस के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि उनकी संरचना और संख्या अग्रपाद में उपस्थित मेटाकार्पल, ठीक है, और फेलेंजेस के समान ही होती है। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर मेटाटार्सल्स, क्योंकि अगले पैर में क्या थी, मेटाकार्पल, तो मेटाटार्सल किसके समान है, मेटाकार्पल के समान। और फैलेंजेज दोनों जगह सेम है, तो इसलिए इनके बारे में हमने यहाँ पर बात नहीं की। तो इस तरह से अग्रपाद और पश्चपाद की अस्थियां अपने यहाँ पर कवर होती है।